वंदे मातरम बच्चों। तो चलिए हम पढ़ते हैं गिल्लू पाठ को, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो कल हमने इनके लेखन, जीवन और कृतियों के बारे में जानकारी हासिल की है। तो आज हम पढ़ेंगे गिल्लू यानी गिलहरी, स्क्वेरल, इस पक्षी के बारे में जो लेखकी इस पाठ में लिखी है उसे पढ़ते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया लेखिका को, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर लेखिका के निकट पहुंचते ही उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। और लेखिका को कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। उस छोटे से नन्हे से प्राणी का उन्हें खोज था, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी में मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकने ऊपर आ गया हो। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि सोन जूही यानी चूही पुष्प, जिसे हम इन कन्नड़ा विल्टेल संपिगे हो, तो आज वह एक कली खिल गया था। तो कली यानी बड, उसे देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आई और शायद वह भी इस तरह चौंका था। तो शायद यह जूही का कली भी उन्हें चौंकाने आई हो, ऐसा लगा। और उन्हें उस छोटे से लघु प्राण यानी छोटे से जीव का याद आया, जो अब स्वर्णिम कली के बहाने वह भी इन्हें चौंकाने आ गया हो, ऐसा लगा। जो मिट्टी में होकर मिल गया होगा अब तक, मतलब वह चल बसा था और मिट्टी में मिलकर वह भी मिट्टी हो गया होगा। अचानक एक दिन सवेरे लेखिका कमरे से बरामदे में यानी आंगन में आकर देखा तो दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआछूत जैसा खेल खेल रहे थे। यह काक भूषिड़ भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। क्योंकि काक को हम सब अशुभ मानते हैं और यहाँ पर छुआछुअल यानी छुप छुपा जाना और फिर छूना, ऐसे खेल खेल रहे थे। समादरित यानी विशेष आदर, अनादरित यानी आदर का अभाव, तिरस्कार। कौवा यानी सभी लोग उसके रंग, उसकी आवाज़ और उसे अशुभ मानते हैं। तो ऐसे ही कौवे आकर वहाँ पर खेल रहे थे। तो गमले के पास यानी पॉट के साथ खेल रहे थे। तो लेखिका उन्हें देख कर आश्चर्य हुआ। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं। लेखिका यह देखने के बाद कहती है कि हमारे पूर्वज यानी जो गुजर गए होते हैं, कहा जाता है, ऐसा मानना है कि वे काक के रूप में आ जाते हैं। इसीलिए वो यहाँ पर कहती है कि ना वो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में, ना हंस के रूप में। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होना पड़ता है। पितरपक्ष यानी पितृपक्ष जो रहता है वो दिसंबर महीने में आता है। तो उस दिन जितने भी पूर्वज गुजर गए हैं उन सब की पूजा की जाती है। इसीलिए पितरपक्ष कहा जाता है। जिनके भी हाथ से कहीं पितृपक्ष करना छूट जाता है तो उस दिन वह करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है।
तो ऐसा मानना भी है कि अगर किसी के घर के ऊपर बैठकर कौवा आवाज़ करने लगा, काव काव करने लगा, तो कहते हैं कि आज उनके घर कोई मेहमान आने वाला है। मतलब काक यह संदेश देता है कि आज हमारे कोई प्रियजन हमारे घर आने वाले हैं। इसीलिए यहाँ लेखकी कहती है कि वह अपने प्रियजनों का आने का मधुर संदेश अपनी कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यानी उसे जब भी वह काँव काँव करके पुकारता है तो उसके हम अर्थ है कि प्रयोग करते हैं कि अवमानना, मतलब उसे अवमानित करते हैं। आज कौन आने वाला है, ये वो हमें यह संदेश देना चाहती है या ऐसे कहा जाता है, लेकिन हम उसको अपमानित के रूप में ही देखते रहते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। मतलब वो काक के बारे में बता रही थी तो उसी में विघ्न पड़ गया अचानक। क्यों? क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर लेखिका की दृष्टि रुक गई। निकट जाकर उन्होंने देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा, स्क्वारल का छोटा सा बच्चा था, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था, ऊपर के पेड़ के घोंसले से नीचे गिर पड़ा था। और आप कौवे जिससे सुलभ आहार खोज रहे हैं। मतलब कौवे उसे चोंच मारने के इरादे से थे, क्योंकि कौवे को खाने के लिए कुछ भी चाहिए था और वह घोंसले से नीचे गिर गया था और निस्तेज हो गया था। इसीलिए वो उसको ही खाना बनाने की सोच रहे थे। काक युद्ध की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। मतलब अगर कौवा 2 बार उस छोटे से नन्हे से जीव को चोंच मार दे तो वह अपना प्राण खो सकता था, क्योंकि इतना सा छोटा सा नन्हा सा वह था। तो वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था, बिना किसी हरकत किए हुए। मतलब इतना घबरा हुआ था, ऊपर से गिरा हुआ था, तो गमले को चिपट कर वह पड़ा हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, क्योंकि कौवे उसे चोंच मार चुके थे और उसके बदन पर घाव हो चुका था। और उसको उसी अवस्था में लेखिका अपने घर ले आई कमरे में, और मन ही मन माना उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, औषधि लगा दिया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। वह इतना निस्तेज हो चुका था कि मुंह खोलकर दूध भी नहीं पिया, और रुई से जो लेखिका उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश कर रही थी बूंदे, तो वह बूंदे उसके मुंह में नहीं गया, मुंह से दोनों ओर से ढुलक कर बाहर ही निकल गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, और तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियां जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। मतलब वह आराम हो गई। गिलहरी छोटी सी नन्ही सी और लेखिका के साथ मस्ती करने लगी। 3-4 मास यानी महीने में उसके निग्ध रोए, यानी चिकने छोटे छोटे चिकने से जो रोए थे, वह धब्बेदार
पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। तो अब वह इतनी अच्छी और सशक्त बन गई कि वह धब्बेदार पूंछ, गिलहरी का पूंछ बड़ा लंबा होता है और मोटा होता है, उससे शरीर से भी उसकी पूंछ लंबी होती है और मोटी होती है और उसकी चमकीली आंखें होती हैं। तो यह छोटी सी नन्ही सी गिलहरी चंचल चमकीली आंखों से सबको आश्चर्यचकित करने लगी। इतनी अच्छी बन गई। अब आगे देखेंगे इस गिलहरी क्या क्या खेल करती है, किस तरह से लेखिका के घर में रहती है, यह सब अगली कड़ी में पढ़ेंगे।